जो भी जिस शक्ति को आप मानते हो उसके प्रति आपका पूरा यकीन है, तो ये आप बेईमानी कर रहे हो। आप हमसे कह रहे हो कि हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, ठीक, इसमें कोई डिबेट ही नहीं। लेकिन साधारण सा सवाल है, अल्लाह ने जब तुम्हें बनाया तो अल्लाह ऊपर से ही कुछ काट छाट करके भेजते हैं। अल्लाह की बनाई मखलूक पे अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया, तुमने उल्टा सीधा काट पीट के कहा हम मुसलमान हो गए। तुम्हें अल्लाह पे कहां यकीन है? और फिर तुम जो तुम्हारे साथ 2 साल में हुआ है, तुम फिर उसका गर्दन काट के बदला ले लो। तो काटने की परंपरा जहां होती है, वो परंपरा का पैदा होना भी तय है, तो उसका मरना भी तय है। इससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की इतना डेट हमको पता है, और ये साइंस कहती है कि जो भी पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसको कोई माई कला नहीं मार सकता। इसलिए मैंने कहा कि जो ये शब्द हैं, इन शब्द बड़े प्योर होते हैं। हमारी संस्कृति में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके पीछे एक फिलॉसफी ना हो, कोई संस्कृति ना हो, कोई आस्था ना हो। और एक उनकी संस्कृति है, शब्द उनके यहां भी है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, वो सबसे बड़े मक्कार है। ये हो ही नहीं सकता। धर्म की तुलना मजहब और रिलीजन से नहीं हो सकती। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे यहां एक शब्द है जिस शब्द को हम लोग अनकॉन्शियसली कई जगह इस्तेमाल करते हैं, और इसी शब्द के साथ एक शब्द जुड़ा है जिसे यूएनओ ने दिया है। दुनिया में ऐसे भी लोग थे जो आपके इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं आप कौन हैं। वो आपके कपड़ों और बड़ी गाड़ी से आपको नहीं आंकते कभी भी। न आचार्य चाणक्य के पास मर्सिडीज गाड़ी थी, न भगवान राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, लेकिन उनकी फिलॉसफी दुनिया में आज भी विद्यमान है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक शब्द है जिसका जिक्र अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिलसिले से है, और जब समाज शब्दों को अपने आप गढ़ने लगता है, अपने स्वार्थों से गढ़ने लगता है, अपने पड़ोसी का शक्ल देख करके गढ़ने लगता है, उसका मजहब देख करके अपने शब्दों को बदलने लगता है, तो समझ लीजिए कि समाज मरना शुरू हो गया है। और इसी समाज से तथाकथित नेता निकलते हैं। तथाकथित, उनका ज्ञान तो परम है, वो भी कुछ भी बोलते हैं, और समाज समझता है कि जो नेता हो गया और जीत गया हो, उसके बाद तो भगवान हो जाता है। इसलिए शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, अपने शब्द को समझें और दूसरे की कीचड़ से उसकी तुलना करें। ये जो हमको बीमारी हो गई कि नहीं, हमें हर बात में शत्रु से जब तक वो अनुमोदन न करते तब तक तो हम महान कहला ही नहीं। हमारी मां ने हमारी तारीफ कर दी, उसके बाद दुनिया में कोई करे न करे बाढ़ जाए, लेकिन आप इस अंदर से खोखले हैं। अपना तारीफ करे कुछ नहीं। भाईजान ने कहा आप तो क्या सेकुलर है, आप जैसे तो कोई हो ही नहीं। भाईजान कितने बड़े सेकुलर होते हैं, क्या बीमारी। एक शब्द है जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में इस्तेमाल तो बहुत समय से हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि समय पे बोलना चाहिए तो लोग शायद ज्यादा समझ पाएंगे। हमारी संस्कृति का एक शब्द है जिसका नाम है
जिस शब्द को हम लोग युद्ध कहते हैं। यह युद्ध कहां से शब्द निकला? इस शब्द के पैदा होने के पीछे कोई फिलॉसफी है कि नहीं? और हम आज भी अनकॉन्शियस माइंड से आज भी उस शब्द को पकड़ के बैठे हैं। इसलिए शब्द आपका हो सकता है, वो अनंत काल तक रहेगा जब तक सृष्टि है, लेकिन इस कालखंड में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जब आपको युद्ध को एक जगह रखना होगा और जो सामने चुनौती है उसको सामने देखना होगा। युद्ध शब्द कोई ऐसे नहीं निकल आया, जो ज्ञानी आए थे उन्होंने इसे पैदा कर दिया और हम उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। जिनके ये शब्द दूसरे हैं वो करें, हम अपने इस शब्द को क्यों खोएंगे भैया? इसके समकक्ष घटिया शब्द क्यों लाएंगे? महाभारत में जितने युद्ध हुए हैं उन युद्धों में सामने वाला विरोधी है, आपका दुश्मन है, तब भी उस समय के मूल्य, उस समय की वैल्यूज ये नहीं थी कि आप कुछ भी कर रहे हैं। तब भी युद्ध शुरू करने का पहला नियम था कि बिगुल बजा के बताना है सामने वाले को कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आप भी तैयारी करें, हम भी तैयारी। इससे सुबह सूरज निकलने के बाद युद्ध शुरू होता था, यह पहला नियम था। और सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता था और फिर दूसरे दिन होता था। तो ये जो टाइमिंग थी युद्ध के बंद होने से लेकर दूसरे दिन तक, इसी शब्द के साथ में एक शब्द जुड़ा है जो दुनिया में किसी भाषा के साथ नहीं जुड़ा। उसका नाम है युद्ध विराम। और युद्ध विराम के नियम है कि युद्ध एक बार विराम हो गया, फिर कितना भी शत्रु आपके सामने खड़ा हो, कितना भी मौका हो उसको मारने का, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। हम उस परंपरा के लोग हैं। हम इन 70 सालों में इसी से निकल करके एक हमारे यहां डॉक्ट्रिन बनी, जिस डॉक्ट्रिन पे भारत खड़ा हुआ था। क्यों बनाई, किसने बनाई, महान बनने के लिए बनाई, उस सभ्यता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक शब्द बन गया। भारत की स्टेटेड पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो डिफेंस फोर्सेस पे लाद दी गई है कि भारत पहले हमला नहीं करेगा, जब दूसरा हमला करेगा कोई तभी हम जवाब देंगे। लेकिन किस मूर्ख ने बताया कि जब आप पहले हमला नहीं करेंगे और सामने वाला हमला करेगा तो बचेंगे तो तब करेंगे ना, कहां से लाएंगे? क्या हमला हमारे ऊपर हम नहीं कर रहे? क्या पागलपनी की नीति है? अगर युद्ध उस कालखंड में दोनों लोग उनका अलग किरदार था भाई, उनका अलग चरित्र था, वो शत्रु थे, शत्रु के भी अपना एक चरित्र होता है भाई। आप किसी के शत्रु रहे उसमें कोई बात नहीं, शत्रु किसी का हो सकता है, लेकिन शत्रु के हिसाब से आप तय करोगे कि अपनी फिलॉसफी से तय करोगे हम हमला नहीं करेंगे। 71 की लड़ाई में, इसी युद्ध विराम वाली बीमारी में, इसी युद्ध की साइकोलॉजी में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के अंदर सरेंडर कराए। आप समझ ही नहीं पा रहे थे, बहुत दिन बाद समझ में आया और इसी से यूएनओ ने लिया वर्क सीज फायर, यहीं से गया है। जो मूल शब्द है वो हमारा है और उसमें उन्होंने फिर बनाया कि भाई जो लोग सरेंडर कर देंगे युद्ध में, उनके साथ अमानवीय कोई कृत्य नहीं होगा, उनके सारे ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखा जाएगा कि जो फौजी है ये अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अगर आपकी सीमा में आ गया है तो इसके साथ एक सैनिक सा व्यवहार होगा। हमने उसको अक्षरशः पालन किया और 93,000 पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के फौजियों को 3 महीने तक हमने खाना खिलाया, उनका नाखून नहीं काटा, कोई अपशब्द नहीं था उनको। और ये वो दौर है जब अमेरिका से गेम हुआ, तब भी हम उसी परंपरा पे अटके। लेकिन जिन लोगों से आप लड़ रहे थे उनके यहां एक शब्द है, उस शब्द को जंग कहते हैं। जंग शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई?
जंग बदर से बनी, जो इस्लाम की कई युद्ध है उसमें से एक बड़ा युद्ध है जंग बदर। और फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको अपने किसी भी चीज पे गर्व नहीं होता, हीन भावना के आप शिकार हो जाते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, तो आपको एक नई प्रॉब्लम हो गई है। अगर उर्दू न आए तो आप क्लासिक आदमी हो ही नहीं सकते। उर्दू आना बहुत जरूरी है, ऐसे भाषा आना जरूरी है, मैंने तो पढ़ी है, कंपलसरी है। लेकिन उर्दू बोलते वक्त ध्यान तो रखो कि शब्द का मतलब क्या है। इसलिए जंग की परिभाषा क्या है? इश्क और जंग में सब जायज है। इसलिए पहलगांव में 26 सनातनियों की आइडेंटिटी देख करके भी मारना जायज है, और भारत का एक सैनिक लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में चला जाए, उस सौरभ कालिया की दोनों आंखें, दोनों किडनी निकालना भी जायज है। और अपनी आइडेंटिटी छुपा करके निकिता से मोहब्बत करना और फिर निकिता को काट करके फ्रिज में रख देना भी जायज है। हमारे यहां ये परंपरा नहीं है। बहुत लंबे कालखंड के बाद बहुत सारे लोग होंगे, राजनीतिक चीजों पर टिप्पणी आप करिए, मैं सिर्फ उस फिलॉसफी से जो कनेक्टेड है, वो इतना सा है, इतना बड़ा है, जाति क्या है, ये मैं कभी नहीं देखता। मैं उसके उस कार्य को देखता हूं, दूर दूर तक मेरा सत्ताओं से कोई रिश्ता नहीं है, न संगठनों से रिश्ता है। लेकिन अपने अंदर ये चीज पैदा कीजिए कि आप नहीं भी किसी को जानते हैं, हो सकता है निजी तौर पर वो आपको अच्छा न लगता हो, लेकिन अगर कोई राष्ट्र के लिए बड़ा काम करे, आप किस पार्टी में हैं, किस विचारधारा में हैं, यह महत्व नहीं है, उसकी जितनी तारीफ कर सकते हैं खुल के कीजिए। तारीफ करने से एक भाव पैदा होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो लोगों की समझ में आ रहा है। भारत की 47 के बाद की जो इतिहास है उसमें एक छोटी सी घटना घटी है, और उस पे आप वापस लौटे हैं। सिर्फ आपने कुछ नहीं किया है, आप जहां थे बस वहां से वापस लौटे। और इस दौर में शत्रु कौन है, शत्रु को किस भाषा में जवाब देना है, कब देना है, यह हम अपनी मान्यताओं से तय कर रहे थे, तो इसलिए हमारी दुर्गति थी। पहली बार हुआ भारत ने जगह, टाइम, समय सब कुछ खुद तय किया, और लगा हमको कि पहलगांव में पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश के पागल जिहादियों ने पहलगांव में घुस करके बेटियों की, बेटों की, सबकी आइडेंटिटी पूछी और आइडेंटिटी देख करके उनको गोली मारी। इस घटना का एक तरीका तो यह भी हो सकता है कहने का, जिन लोगों को लगता है संग काटाने पर तिलक मिटा लेना चाहिए, फलाने मोहल्ले से जाना है तो कुछ कपड़े दूसरे पहनने चाहिए, हमको वहां से बचना है तो अपना रूप बदल लेना चाहिए, ये उनके लिए जिंदा मिसाल है, किसी और के लिए नहीं है। पहलगांव में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द्वारा पैदा किए हुए जिहादियों को जब वो वहां आए तो इस बात पे कम चर्चा हुई। ये समाज को करनी थी, नेताओं को नहीं करनी थी, लेकिन समाज में ढपली बजाने के लिए बहुत अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं। उस भाव को देखिए। हम जिंदा रहने के लिए रोज अपनी पहचान बदलते हैं, जिंदा रहने के लिए रोज रास्ते बदलते हैं, जिंदा रहने के लिए वॉल्यूम कब कम करना है, कब ज्यादा है, दिन भर इसी में मर जाते हैं। पहलगांव में किसी बेटी ने किसी पुरुष से जब पूछा गया तुम हिंदू हो, मौत के डर के बावजूद भी किसी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। सबको मालूम था कि झूठ बोलकर बचा जा सकता है, और लोगों ने ज्ञान भी दिया होगा, बहुत सारे ऐसे कायल देश में हैं जिनकी गिनती बहुत है, कि क्या जरूरत थी, कहते थे हम मुसलमान हैं। मौत सामने खड़ी हो तब भी उस आइडेंटिटी को बताया। इसलिए 26 पहलगांव में मारे गए सनातनी दुनिया के सबसे बहादुर लोग थे।
अब इस घटना के बाद बात खत्म हो गई। हमने पहली बार जंग की फिलॉसफी को समझा और हमने कुछ किया नहीं, और फिर हमने तय किया कि हम फला दिन फला जगह जाएंगे। अब अगर आप इसको देखें तो कुछ दिन पुरानी घटना ज्यादा जरूरी है बताना, ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ अखबार की एक छोटी सी कटिंग थी, आप सब भूल गए होंगे। इससे पता चलता है कि सत्ताओं पे किसको बिठा रहे हैं। जाति देख के बिठानी है कि हमारा ब्राह्मण पीएम क्यों नहीं है, हमारे 4 बिहार मंत्री क्यों नहीं है, हमारे 2 ठाकुर मंत्री क्यों नहीं है, 2 यादव क्यों नहीं है। आप इस फेर से निकले ही नहीं। लोग उसकी तारीफ और करने से पहले 4 चीजें ढूंढते हैं, डीएनए ढूंढने लगते हैं, गोत्र ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, अगर शादी कर रहे हो और बेटी की शादी कर रहे हो तो गोत्र ढूंढना जरूरी है, लेकिन राजा के अंदर गोत्र ये ढूंढो कि वर्तमान परिस्थितियों का जवाब शत्रु को उसकी भाषा में जो दे सकता है, ऐसे गोत्र के आदमी को चुनो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसे भी राजा मिलते हैं। अब यह बात सरकार सार्वजनिक नहीं कह सकती, यह घटना मात्र है। आपको घटना लगती है, मुझे घटना नहीं लगती। 9 मार्च 2022 को एक घटना घटी। किसी को डेट याद है? किसी को डेट याद है? यही मैं कह रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए, जो लोग, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास की घटनाओं को भूल जाता है, इतिहास भी उन्हें याद नहीं रखता। इसलिए इतिहास हम सबको बताया गया कि यार पढ़ना है, 17 नंबर लाने, नहीं। इतिहास को पढ़ना इसलिए जरूरी है, हमारे पूर्वजों से क्या उन्होंने ऐसे काम किए कि दुनिया हमें जानती है, और क्या ऐसे काम उन्होंने किए कि हम हारे, मारे गए, भागे। ये बार बार रिमाइंड करना में जरूरी है। ये याद जब नहीं रखेंगे तो आपको वर्तमान की चुनौतियों को समझ में नहीं आएगा, आप उसी इल्यूजन में रह रहे हैं। इसलिए 9 मार्च 2022 को भारत में एक घटना घटी। दिल्ली से लगे हरियाणा में छोटी सी घटना है। किसी को याद है? नहीं याद है। 9 मार्च 2022 को हरियाणा के पास एक कैंटोनमेंट एरिया है। उस कैंटोनमेंट एरिया के अंदर मिसाइल रखी हुई है, अग्नि मिसाइल रखी है। एक खबर आई, छोटी सी खबर आई, सरकार ने उसको बहुत तवज्जो नहीं दी, लेकिन विरोधियों ने उसको इतनी तवज्जो दी कि पता चला कि दुनिया को पता चल गई। वहां जो मिसाइल अग्नि रखी हुई थी, उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना था, और उस मिसाइल को उठा के रखने में अग्नि मिसाइल का बटन दब गया और मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिर गई। तो भारत का एक स्टेटेड पॉलिसी है, इसलिए मैंने कहा ना कि सरकार से बाहर रहने में फायदा है। यहां सरकार का होता तो बोलता नहीं बात में। सरकार ने उसके ऊपर एक जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, एक अपॉलॉजी टेंडर की कि भाई इट वाज ए मिस्टेक, इट्स नॉट इंटेंशनल, और वो एक रस्म के तहत यहां के हाई कमिश्नर को दिया गया कि ऐसे से जो हुआ है वो एक एक्सीडेंट है। दुनिया ने भी माना एक्सीडेंट है, मानना चाहिए। उसी जगह से ये जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 2-2.5 साल के बाद उसी जगह से फिर अगली एक मिसाइल चली, इस बार सचमुच में दागी थी। अब इसको आप इस भाव से देख सकते हैं, मैं उसको इस भाव से देख सकता हूं कि दिल्ली पे बैठा हुआ आदमी रियल टाइम टेस्ट कर रहा है। अब वो अग्नि चली थी कि चलाई गई थी, टेस्ट किया था कि रेल सही गिरेगी कि नहीं गिरेगी, और रियल टाइम टेस्ट किया, और जब सचमुच में चला दी तो पूरी दुनिया लोटा पानी लेके रोको 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 रोको। इसलिए
रोज रोज जिन विषय को नहीं जानते हैं उस पर चर्चा मत कीजिए। आज भी 84 करोड़ हिंदू, मैं ये बात बहुत ब्लंटली कह रहा हूं, 5 साल में आपको एक 30 सेकंड का समय चाहिए होता है। आपकी पर्सनल गाड़ी कितनी बड़ी है, कितने बड़े आदमी, आप ईगो में तो बहुत हैं भाई। हम सबसे बड़े मकान में रहते हैं, हमारी जाति ये है, हम ये हैं वो हैं, सब कुछ है आप। लेकिन इसका भी मनन इस समाज को और समाज के ठेकेदारों को करना चाहिए कि पूरे विश्व में हम ही एकमात्र हैं कि अपनी संस्कृति को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, चाणक्य को लेकर के, कैसे कैसे हमारे पास लोग थे। हम रोज जागरण करते हैं, राम की कथाएं हो रही हैं। उस समाज के लोग आज भी पूरी दुनिया को देखने के बाद, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जितनी है उनके टारगेट पे हिंदू है और उनको पता है दिन भर भारत माता की जय की, दिन भर हिंदू होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। माफ कीजिएगा, अपने गरिबान में झांकिए। भारत अनादि काल से जाति प्रधान नहीं, कर्म प्रधान देश रहा है। जो जो कर्म करता है उस हिसाब से जाति बनती है। मां के पेट से ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, यादव नहीं पैदा होता। ये जो आपको बीमारी, अच्छा कुछ लोगों का गिरा, उनका हमको यही बने रहने में फायदा है, नहीं, ये गलत है। इसलिए राम की कथा सुनाने वालों के लिए बोल रहा हूं। इसी में से लोग जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो बहन बेटी कहीं ना कहीं जाती होगी। जब समाज लालची हो जाए, लालची मनुष्य कायर हो जाता है और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौते का रास्ता ढूंढता है। आप बोलने से, आपको जहां बोलना है वहां चुप है और जहां चुप रहना है वहां खामखा बोल रहे हैं। कोई यहां बाएं शाएं कुछ भी कह रहा है, आपके अपने लोग भी कह रहे हैं, तब भी उनका प्रतिकार उतना ही ताकत से करना चाहिए जिस जितना आप शत्रु को समझते हैं। कोई आदमी गेरुए बस धारण करके 5-5, 6-6 करोड़ रुपया लेकर के, किसी में हिम्मत नहीं है समाज में कि कम से कम अपने जिंदा होने का सबूत दें। लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हमने सावरकर को देखा था? क्या हमने सुभाष को देखा था? नहीं देखा था। लेकिन एक समय आता है जिनको दबा दिया गया, साइड कर दिया गया, जिनकी हिस्ट्री खत्म कर दी गई, झूठे एक्सीडेंट में मारा गया। हमेशा ध्यान रखिए, कई 100 सालों के बाद भी वो फिर निकलते हैं और समाज उनके बारे में बेफिक्र करता है। इसलिए सिर्फ हम जीते जी सब कुछ करेंगे, ये नहीं हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस को भी 1945 के एक हादसे में बताया गया कि वो मारे गए। आज सुभाष चंद्र बोस के परिवार का एक नौकर भी उसका किसी पार्टी में नहीं है, और उनकी जाति क्या है ये भी हमको किसी को नहीं पता कि किसके सरनेम से उनकी जाति कौन सी हो रही थी। भाई सावरकर की किसी ने जाति नहीं पूछी, लेकिन सावरकर हमारा हीरो नहीं बना, सुभाष नहीं बना, पटेल नहीं बना। हमारे हीरो बने कौन? चोरी से जिनका वारिस आजकल एक किताब लेके घूम रहा है। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मैं अपनी बात तथ्यों पे कह रहा हूं। शब्दों का सिलेक्शन इसलिए करना होता है ताकि आपको, मुझे बगैर नाम लिए आप खुद ही पहुंच जाए। वो कह रहे कि वोट चोरी हुई, चलिए साहब एक डिबेट हो सकती है, वोट चोरी हुई, ये तो आरोप है ना, इसको प्रूफ करो। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन जिनकी पैदाइश वोट चोरी से हुई हो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आर्काइव में रखे हुए डॉक्यूमेंट को पढ़िए, किसी रामलाल श्यामलाल की लिखी हुई किताब मत पढ़िएगा।
मैं भी अपने दौर की किताब तो लिखूंगा जो मेरे दौर की होगी। मैं 50 साल पहले क्या हुआ वो कहां से उसके रेफरेंस लूंगा? बिना रेफरेंस के कहीं से भी उन्होंने कहा था पे नहीं होगा। भारत की आर्काइव में जाके देखिएगा, यह आज पूरी दुनिया में चला रहा है। किसी ने बोला जिस पार्टी को बोलना है उसमें भी लोग बड़े सहमे, उतने ही बोलना है जितने से टिकट मिलनी है, कट ना जाए। ये ध्यान रखिएगा। सच की एक प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। मैं झूठ बोल भी दूंगा, थोड़ी देर के लिए आप मुझे शायद ना भी टोको, तो आपकी चुप्पी मुझे यह गलतफहमी पैदा करने की नहीं मैं बहुत महान हूं। झूठ हजारों साल के बाद अपनी पूरी ताकत से बाहर खड़ा निकलता है और दुनिया देख लेती है। उसके लिए उसका बेटा बेटी एमपी बनने की आवश्यकता नहीं होती। सावरकर के परिवार का एक भी आदमी सत्ता में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है। उनके बारे में चर्चा है, सुभाष के बारे में चर्चा है। न उनकी कोई ऐसी जाति है कि वो दबाव डाल दे सरकार पे और सरकार ये कर दे। इस भाव को देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने जाने से पहले जो भी कार्य करेंगे वो करके चले जाइएगा। आने वाली पीढ़ी में से कोई खड़ा होगा और कहेगा कि उन्होंने ये बड़ा काम किया है। इतना ही करना है। अपने जीते जी बहुत बड़ा होना है, बड़ा होते ही हमें पद भी चाहिए। ये पद मूर्खों को मिलते हैं। जितने लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं उनके बारे में गलतफहमी निकाल दीजिए कि पद का ज्ञान से कोई संबंध है। 5-5 बार पीएचडी करने से ज्ञान नहीं आता। और जिनके पास पद होता है जरूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री हो। डिग्रियां तो फूल वाले चचा के पास भी थी। बहुत बहुत काबिल आए थे, एक से एक आए थे। यह पहला है जिसके पास डिग्री नहीं है। पूरी दुनिया ढूंढ रही है कहां से पढ़ा है। पूरी दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं कहां से आया है। पूरी दुनिया को समझ गया है। वो जो प्रॉपर्टी डीलर की तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मालिक चिल्ला रहा है, एक घटिया चौराहे पे प्रॉपर्टी डीलर होगा कि मेरा सामान नहीं लोगे तो मैं तुम्हें कल गोली मार दूंगा, मेरे जहाज नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हारा टैरिफ लगा दूंगा। इतनी घटिया भाषा तो हमारे यहां भी किसी नेता ने नहीं बोला होगा। लेकिन जो लोग अमेरिका को समझते हैं मॉडर्न, वो देखें कि आपका राष्ट्रपति 2 कौड़ी का सड़क छाप प्रॉपर्टी डीलर है। वो उस प्रॉपर्टी डीलर को भी डील कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और वो इसलिए डील कर पा रहा है कि वो मिट्टी को जानता है। जात से बड़ा हुआ है, जात से उसे जिताया नहीं। और 70 सालों में लोगों को अच्छा ये बन गया, ये बन गया, पता नहीं हिंदुओं को क्या कर, ये बिल्डिंग बन गई, ये फलाना बन गया। इतनी बिल्डिंगें बर्बाद हो गई। मंदिर 500 साल से टूटा पड़ा था तो क्या कर लिया था आपने? बिल्डिंग बनाने से कुछ लोगों को लगता हो मेरा 10 कमरे का मकान है, मैं सत्ता में आ गया हूं, अब तो ये कर, ये कुछ नहीं होने वाला। ये गलतफहमी है ना। बिल्डिंगें आनी जानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके जाना 1000 साल तक जिंदा रहो। और उसके लिए कोई पद नहीं चाहिए। जो काम करो उसको 100% करो, पूरी तन्मयता के साथ करो। कथाकार कथा करे तो कथा में राम, मां सीता, लक्ष्मण उनके बारे में सही सही बताए। उसको दुकान चलानी है, 4.5 करोड़ रुपया सनातनी देंगे और कथा में वो कथा करते करते राम की तुलना मौला मौला अली अली करने लगता है। ऐसे भेड़ियों का बहिष्कार कीजिए। अगर आपको लगता है 4.5 करोड़ रुपया देना है, इस समाज में लोग बहुत कम साधनों में, कम पैसे में इस दौर में बड़ा काम कर रहे हैं। और वो कभी सत्ता की लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं कि नहीं हमें जब तक एमपी नहीं बनाओगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी दुकानें चल रही हैं। रोज 15 दिन के बाद 4 भाषण देने के बाद पूछते हैं हमें राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा जा रहा। कुछ भी आचार्य चाणक्य को लोग इसलिए याद रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। राम को इसलिए याद रखते हैं, सावरकर को इसलिए याद रखते हैं। आप अपने दौर में जो कर सकते हैं वो करिए। इसकी चिंता मत करिए कि आने वाली पीढ़ी आपको किस नजर से देखती है। इसलिए सबसे पहला नियम है, मैं विनती करता हूं
कि झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ वही बोलता है जो डरता है, जिसको कुछ खोने का डर होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि हमारी फिलॉसफी मानती है, जो भी धरती पे आया है, जिसके अंदर भी जीवन है, उसकी मृत्यु निश्चित है। वो कब होगी, कैसे होगी, ऐसे भी हैं हम ये सोचते हैं जिन्हें जाना चाहिए वो जा नहीं रहे, अभी टाइम ही नहीं आया। पूरी दुनिया में दुनिया के तमाम लोग कहानी होते। कुछ लोग तो हैं इस देश में 20-30 करोड़ रुपए जो सुबह 5 बार अल्लाह से दुआ करते हैं इसे उठा ले, वो अल्लाह उठा नहीं रहा है, क्योंकि उनको भी ये पता नहीं है। मैं नहीं जानता वो यहां जो कुछ होता रहता है बरेली में, मुझे नहीं पता कि वो किधर से पढ़ते हैं। मैं सही से पढ़ के आया हूं। उनका मानना है, देखिए मैंने पहला फ्रॉड बताया, कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन है, और फिर काट छांट करके कहते हैं हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं। उनका मानना है कि ये पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि अल्लाह मियां चला रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा, चला रहे हैं। और ये उन्हीं की फिलॉसफी में कहा गया है। वो किताब जो है जिसे आपने पढ़ी नहीं, उन्होंने बता दी, आपने सुन ली, और आप उस किताब को दर्जा देते हैं अपने ग्रंथों के साथ में। उसी में फरमाया गया है समय समय पर अल्लाह मियां ऐसे फरिश्तों को भेजेगा जो दुनिया के अंदर अनाचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसको मिटाएगा। तो अल्लाह मियां ने तो भेजा है, कोई अपनी मर्जी से आया है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक वो जाएगा नहीं। और अल्लाह मियां को यह पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम के मानने वालों ने जो फ्रॉड फैलाया हुआ है अपने ही मजहब के खिलाफ, इसलिए अल्लाह मियां को यहां लगातार भेजना है। अल्लाह मियां ने ही यूपी वाले को तैयार करा है। और हमारा भी अल्लाह पे उतनी विश्वास है जितना तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा अधूरा है, हमारा पूरा है। अल्लाह मियां की मर्जी से ही फूल वाले चचा आए थे, अल्लाह मियां की मर्जी से ये मंद बुद्धि घूम रहा है, हमारी मर्जी से नहीं घूम रहा। तो ये सिलसिला है, चलेगा, घबराइए मत। ये इनका यकीन, मैंने कहा इनका पहले अल्लाह पे यकीन नहीं था, इन्होंने जो किया अपने साथ, फिर अब कहते हैं कि साहब ऐसा, भाई हम मान रहे हैं, चलो भगवान छुट्टी पे गए, तुम ही काम चलाओ। तो अपनी बात को तो मत झुटलाओ कम से कम यार। इसलिए सच बोलें, जोर से बोलें। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि झूठ किसी का भी हो, हमारी सभ्यता में, आदर्श में यह कहा गया है कि अपने से उम्र का जो भी बड़ा हो, वो कितना भी घटिया आदमी हो, एक अलग विषय है, उम्र से बड़े के साथ भाषा की मर्यादा में बात करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उसने कोई बेवकूफी की बात कही है, उसका प्रतिकार शब्दों में करें, लेकिन उन्हीं शब्दों में 4 बार जी जी लगाइए, जैसे गांधी जी लगाते हैं, 5 बार लगाइए। कोई और मन करे 10-20 और लगा दीजिए, और बड़े हैं तो और बाल्टी भर के लगा दीजिए, ये इशू नहीं है। लेकिन मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से आया हूं उसमें कहा गया है, दुनिया का ताकतवर आदमी, दुनिया का सम्मानित आदमी कोई फ्रॉड करे तो उसको धीरे से नहीं, पब्लिकली भाषा की मर्यादा के साथ एक्सपोज करना चाहिए। इसलिए इसमें दुख इसकी बात नहीं है कि नहीं वो पिताजी है। और आप सबसे एक सवाल पूछता हूं मैं, ये कई जगह पूछ लेता हूं, अभी तक जवाब मिला नहीं। ये मुझे बताइए, भारत राष्ट्र कब पैदा हुआ? अभी पूछेंगे तो बहुत लोग अनादि है, अनंत है, यही सब कहेंगे ना। किसी के पास डेट है? ये राष्ट्र कब से है? ये अभी आया है? कोई 2014 में राष्ट्र पैदा हुआ क्या? शब्दों का पता ही नहीं है।
उस शब्द का डेफिनेशन पता नहीं है। राष्ट्र तो अनंत, जब से ये ब्रह्मांड होगा तब से ये राष्ट्र है। तो राष्ट्र हजारों सालों से है, लेकिन राष्ट्रपिता 1947 में पैदा हुए। राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, सॉरी। भारत के कई टुकड़े हुए, एक 47-46 में हुआ। इस देश के तो पिताजी हो सकते हैं, राष्ट्र का अगर कोई पिता है तो सिर्फ वेद व्यास हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र और देश में जिन लोगों को कोई पता नहीं है, वो दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसलिए किस शब्द को कहां कहना है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि शब्दों की उत्पत्ति आपकी धार्मिक मान्यताओं परंपराओं से पैदा हो। ऐसी शब्द नहीं है कि हर एक को कोई भी शब्द जोड़ देते हो आप लोग, ये नहीं जोड़ना है। शब्द बहुत भारी है, उसके मीनिंग है, फिलॉसफी है। 1947 में जो पिताजी हैं वो इस देश के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। उसमें भी सवाल हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ यहीं तक जाना चाहता हूं, उससे आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन राष्ट्रपिता कैसे हैं मुझे बताइए। ये कोई बच्चा कल आपसे पूछे कि 47 में राष्ट्रपिता जी पैदा हुए थे, तो फिर राष्ट्र कब पैदा हुआ है? कोई तर्क है, लॉजिकली कोई आपके पास है तो उस बच्चे को कहेंगे कि ये राष्ट्रपिता है। देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं। देश की जितनी भी यूनिट है इस देश में, सब देश चलाने वाले लोग तनख्वाह पे काम करते हैं। ये जो एमपी एमएलए साहब हैं, उनका देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तनख्वाह मिल रही है तुम्हें ना। हर एमपी को तनख्वाह मिलती है, प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलती है, जज को मिलती है, पुलिस को मिलती है, सेना को मिलती है, शिक्षकों को मिलती है। जितने भी देश के अंग हैं वो तनख्वाह लेके काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी पैसा लेते हैं। तो ये जो हम देशभक्त हैं, ये कोई चीज नहीं होती देशभक्त। देशभक्त नहीं हो गए तो टैक्स मत जमा करो, अंदर हो जाओगे। फौजी के मैं अपना काम नहीं करूंगा तो तनख्वाह मिलेगी। ये एक नोशन है देश का। सेनाएं उसको चला, पूरे देश की रक्षा करती हैं, पुलिस चलाती है, जज साहब ये करते हैं। सब मेरे टैक्स से, पैसे से ही तो तनख्वाह से लेते हैं। कोई एक यूनिट बताइए जो देश को चलाता हो और कुछ पैसा ना लेता हो। जो भत्ता लेते हैं पार्लियामेंट में एक दिन का, उनकी ड्यूटी है। एहसान नहीं कर रही है नेताजी जो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। मैंने आज ये मुद्दा उठाया, उठाना ही चाहिए, डेली उठाना चाहिए। इसीलिए आपको जिताया है, इसीलिए आपको तनख्वाह पैसा दे रही है। कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, क्या आए हैं हमने साहब ये कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, इसी काम के लिए भेजा था आपको, और नहीं कर सकते तो हटिए। लेकिन राष्ट्र क्या है? आपका देश में संविधान है, आईपीसी है, जुडिशरी